हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के सिविक्स के यानी नागरिक शास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 5 को। इसमें हमें ये चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार डेमोक्रेटिक राइट्स पर आधारित है। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको पढ़ाई से संबंधित आपको एजुकेशनल वीडियोस टाइम से प्राप्त होते रहें। देखते हैं आज के चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, उसको हम पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। तो लोकतांत्रिक अधिकार ये चैप्टर का नाम है। इसकी भूमिका में ये समझाया गया है, इसको हमें समझना जरूरी है। पिछले 2 अध्याय जो हमने इसके पहले वीडियो बनाए हुए हैं, उनको आप चैनल में देख सकते हैं। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक अधिकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की थी। अध्याय 3 में हमने देखा था कि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार एक निर्धारित अवधि में लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने लोकतंत्र की कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में पढ़ा के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हों। ये तत्व जरूरी हैं, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी ये जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय यानी ये जो बुक है, ये इसका आखिरी चैप्टर है। इसमें इसी पे चर्चा की गई है। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं की से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। उनकी विशेष रूप से चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। फिर हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा, ये भी हम पढ़ेंगे, और इनको कौन लागू करेगा। आखिर में हम लोकतंत्र का विस्तार करने में और इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इनकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जानेंगे। देखते पहले बुक को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या विशेष रूप से समझाया गया। अधिकारों के बिना जीवन, ये चीज़ जो है तो समझाया गया कि अधिकारों के बिना जीवन संभव नहीं है। इसमें उदाहरण दिए गए हैं अमेरिका, सऊदी अरब और कोसोवो जो है यूगोस्लाविया का से अलग हुआ एक प्रांत था, उसके बारे में बताया गया। अमेरिका जो ये गुआंतानामो बे जेल है, इसका नाम है गुआंतानामो बे जेल। इसके उदाहरण दिया गया कि अमेरिका ने जो भी उसके खिलाफ अपराधियों ने कार्य किया या कुछ उनको शक हुआ तो उनको लगभग 600 लोगों को उन्होंने पकड़ के क्यूबा के पास ये एक जेल है उसमें डाल दिया था और उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की थी। तो उसमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हुआ था। हालांकि वो एक आतंकवादी हमला भी था जिसको आधार लेके उन्होंने बताया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय लंदन में है, इसने इसके बारे में जानकारी बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार बहुत कम दिए, खासकर महिलाओं को नहीं थे। दूसरी बात क्या था, वहाँ राजशाही भी है। देश में एक वंश
का शासन चलता है। राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं, यानी वहाँ वोट दे के आप शासक नहीं बदल सकते। और वो शाह ही, ये राजा ही विधायिका और कार्यपालिका लोगों को चुनते हैं। जजों को नियुक्त भी शाह करते हैं, वो उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। तो उस तरह सर्वे सर्वा कौन हो गया वहाँ पर, राजा या शाह। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे देश में अब। लेकिन कुछ लोकतांत्रिक देशों में भी हुआ है। कोसोवो में ये बताया गया वहाँ जातीय संघर्ष हो गया। कोसोवो में 2 तरह के लोग थे। एक तो सर्ब लोग, इसको हम समझते हैं, कोसोवो में सर्ब लोग बहुसंख्यक थे और अल्बानियाई लोग कम थे। तो बहुसंख्यक लोगों ने वोट दे के अपनी सरकार बनाई और अल्बानियाई लोगों को भगा। ये तो कहा या तो हमारा प्रभुत्व स्वीकार करें या देश छोड़ के चले जाएं। तो इस तरह की घटनाएं भी लोकतंत्र में भी संभव है। तो इस तरह की इसमें फिर इसके बाद जो है इस चैप्टर में समझाया लोकतंत्र में क्या क्या अधिकार मिलते हैं। देखिए लोकतंत्र में हमारा देश बहुत बड़ा है और कोसोवो वगैरह तो बहुत छोटे भी। तो हमारे देश में जो है वो किस तरह से काम होता है। हमारे देश में अधिकारों की जहाँ तक भी बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है संविधान के भाग 3 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार, इनको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। इसमें हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दिए हैं। क्या क्या अधिकार दिए हैं इनको हम एक नज़र में देखते हैं। इसके पहले देखिए कार्टून के माध्यम से समझाया गया है चुनी हुई सरकार द्वारा अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा न करने या इन अधिकारों पर हमला करने के उदाहरण कौन से हैं, सरकार ऐसा क्यों करती है, जब वो चुनाव से आई है तो क्यों करती है, इसको भी अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपने सरकार से दावा है कि हम खुशी से बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। ये एक इसकी परिभाषा हो सकती है। अब देखते हैं लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है। लोकतंत्र में अधिकार इसलिए ज़रूरी है कि जिससे लोग स्वतंत्रता से जीवन जी सकें, अपना जीवन जी सकें और दूसरे के जीवन में खलल ना डाल सकें। भारतीय संविधान, अब इस मेन तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग 2 और आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ये है आर्टिकल 12 से लेकर 14 तक। तो इसमें क्या क्या दिया है, समानता की बात करें। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों को यहाँ पर विशेष रूप से समझाया गया है। इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार आएगा। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार और छठा है संवैधानिक अधिकारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे इन अधिकारों का पांचों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये भी एक अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार। तो ये मेनली कितने अधिकार हो गए, आप कमेंट करके बताइए कि हमारे संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ध्यान से अगर देखा होगा आपने इस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। फिर कार्टून के माध्यम से समझाया गया है कि हर आदमी जानता है कि अमीर आदमी मुकदमे के समय अच्छे वकील की मदद ले सकता है। फिर कानून के समझ समानता की बात का क्या महत्व रह जाता है। अच्छे वकील का करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छे वकील की दलील को भी सुप्रीम कोर्ट में माना जाए ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये समझाया गया है। हम अभी चल रहे थे तो पहले अधिकार को हमने पढ़ लिया, समानता का अधिकार। अब देखते स्वतंत्रता का अधिकार। 6 अधिकार हमने यहाँ जाने हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा वाला अधिकार है स्वतंत्रता का, यानी कि हम किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपने कार्य की चुनने की स्वतंत्रता है, सरकारी नौकरी में जाने की स्वतंत्रता है अगर हमें योग्यता है तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें स्वतंत्रता के बाद
ये स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संघ संगठन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम चुनने और धंधा करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये सब अवैध धंधे नहीं कर सकते आप, शांतिपूर्ण के बजाय आप हथियार लेके जमा नहीं हो सकते, तो ये सब चीज़ इसमें रोक भी है। अब आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब तीसरा अधिकार हमने देखा था शोषण से रक्षा का अधिकार, यानी कि हमें कोई शोषित नहीं कर सकता, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं और सरकार में शिकायत करेंगे और सरकार नहीं सुनती है तो कोर्ट में जा सकते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार। मनुष्य का अवैध व्यापार, किसी से बेगारी कराना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद 12वें पेज में समझाया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह का है। ये हमारा चौथा अधिकार है। अपना धर्म मानने और उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक संस्थाएं बनाने का अधिकार भी है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष से मतलब भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समानता से माना जाता है। अब देखते हैं हम इसके बाद जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि हमें अपने पसंद के शिक्षण संस्थाएं बनाने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, अपनी भाषा का प्रचार का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और लास्ट है इसमें छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो बताया मैंने पहले कि अगर कोई मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम उसमें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद देखा अधिकारों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। 1993 में एक कानून बना के एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया कि वो भी इन पर नज़र रखता है। इसके बाद अधिकारों का बढ़ता दायरा, क्योंकि जैसे जैसे हम विकसित होते हैं हम कुछ अधिकार ज़्यादा चाहते हैं, तो हर तरह के अधिकार में वृद्धि हुई है। इसके बाद कुछ हम देख लेते हैं जो इसमें टर्म्स आए हैं, उनमें से कोई ख़ास बात। अगर दावा मीन्स होता है सभी नागरिकों, समाज या सरकार के किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग। दलित मीन्स है ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों से के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमज़ोर वर्ग जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। सम्मन मीन्स होता है अदालत द्वारा एक आदेश जिसमें एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। सम्मन मीन्स होता है एक ऐसा आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार मीन्स है अनैतिक काम के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद फरोख्त। रिट मीन्स होता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा जारी किए गए एक औपचारिक लिखित आदेश। और एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है मैंने इस वीडियो में आपको बताया, तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली में, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, जिससे भी वो भी इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।